हेलो एंड वेलकम टू जिंजर कुकीज। आज हम पुणे डिस्ट्रिक्ट इंदापुर तालुका बोडनी गांव में टू ब्रदर्स का ऑर्गेनिक फार्म में हूँ। टू ब्रदर्स में एक ब्रदर हमारे साथ है, मिस्टर अजिंक्य। हेलो। राइट नाउ हम लोग उनका फ्रूट्स फार्म में है। वेराइटीज ऑफ फ्रूट ट्रीज आप लोग देख सकते हैं। मिस्टर अजिंक्य विल एक्सप्लेन टू अस अबाउट ऑल द फ्रूट्स अवेलेबल हियर। हेलो। तो ये हमारा फूड फॉरेस्ट है। हमने 8 साल पहले जब खेती चालू किया था तब हम 1 एकड़ में एक ही क्रॉप करते थे, जो मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। तब शुगर केन था, 1 एकड़ में सिर्फ शुगर केन करेंगे, एक में सिर्फ बनानास करेंगे, एक में सिर्फ अनार करेंगे, वो हम फॉलो कर रहे थे। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने हमारे प्रैक्टिसेस चेंज किए। अभी ये 1 एकड़ में हम करीबन 20-25 अलग अलग क्रॉप्स लगा रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है ये 15 फीट के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे हमने पपाई ली है, सीताफल है, टैमरिंड है, उसके बाद फिग्स है। तो ऐसे करते करते करीबन 25-26 अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स हैं। जब हम बहुत सारा इंटरक्रॉपिंग करते हैं तब एक बहुत इंटीग्रेटेड वे में पेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है। और ये बीच का जो डिस्टेंस रहता है ये दोनों के रो में, यहाँ पे हमने अभी हरभरा डाला है। इसके पहले हमने 2 बार ग्राउंडनट्स निकाले हैं, 1 बार वीट निकाला है। और जब तक ये पेड़ बड़े हो जाते हैं तब तक इसके बीच में जो अंतर एरिया है इसमें हम अलग अलग क्रॉप्स निकाल के फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कर सकते हैं। अभी 3 चीज़ें हैं जो हम खेत में फॉलो करते हैं। 3 हमारे प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। एक मतलब देसी गाय का गोबर गोमूत्र हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई केमिकल नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं। सेकेंड प्रिंसिपल जो हमने अभी आपको दिखाया, जो इंटरक्रॉपिंग है, कहीं पे भी मोनोक्रॉपिंग हम फॉलो नहीं करते, तो बहुत सारा इंटरक्रॉपिंग है। और तीसरा चीज़ है मल्चिंग। अगर आप ये देखते हो तो जो भी पेड़ के ब्रांचेस है, लीव्स है, ट्विग्स है, जो भी गिर जाता है तो वो हम खेत के बाहर निकाल के उसको जलाते नहीं है, ये हम पूरा यहाँ पे डाल देते हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो ये सब गन्ने का इंटरक्रॉप था, ये गन्ने का लीव्स है। अभी इसका फ़ायदा देखो, यदि मैं ये बाजू में ले लूँ तो इसके नीचे जीव जंतु बहुत सारे बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो अलग अलग एंट्स है, सेंटीपीड्स है, मिलीपीड्स है, अर्थवर्म्स भी बहुत सारे हो गए। और अगर ये सॉइल को जैसे मैं उसको और डिग करता हूँ, ये पोरस हो चुकी है। मैं जैसे डिग करूँगा वैसे ये नीचे जा रही है। और ये जो टेक्सचर है, ये सॉइल का टेक्सचर चाहिए। ये प्योर सॉइल है जिसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आप देख सकते हो कीड़े हैं, जीव जंतु है। तो एज अ फार्मर हम कहते हैं कि मैं किसान हूँ, मैं वीट करता हूँ, ग्रो करता हूँ, या मैं अनार ग्रो करता हूँ, या मैं ग्रेप्स ग्रो करता हूँ। बट एज अ फार्मर अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रो फर्टाइल सॉइल्स। यदि हम फर्टाइल सॉइल्स ग्रो करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो भी हम उगाते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, ग्रेन्स हो, पल्सेस हो, खारिफ रबी, कोई कुछ भी चीज़ हो, यदि अपना सॉइल फर्टाइल है उसके ऊपर जो भी उगेगा उसका मेडिसिनल क्वालिटी रहेगा, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा रहेगा। और ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, ना कि सिर्फ क्रॉप पे ध्यान देना। तो हमने जब फार्मिंग चालू किया था, हमारा कोई एजुकेशन नहीं था। हम बीएससी एग्री, एमएससी एग्री में हमने एजुकेशन नहीं लिया था। तो हमने उसको फ्रेशली देखा, तभी हमको लगा कि क्रॉप में चेंज करना चाहिए और दूसरे क्रॉप्स ग्रो करना चाहिए। पर जब पता चला कि सॉइल ये कॉमन डिनोमिनेटर है फार्मिंग में, ये सबसे मेन सबस्ट्रेटम है, सॉइल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सॉइल स्टार्ट्स विथ योर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, एंड सेंटीपीड, मिलीपीड, अलग अलग छोटे जीव जंतु। और फिर पता चला कि जब हम स्कूल में थे और एज अ स्टूडेंट हमने जो भी सब्जेक्ट सीखे थे, फिजिक्स होए, केमिस्ट्री होए, बायोलॉजी होए, ये सब फार्मिंग में इम्प्लीमेंट होता है एक्चुअली। तो मोर देन एनी अदर फील्ड, मोर देन इंजीनियरिंग, मोर देन मेडिकल, एज अ फार्मर यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स। सो वी थॉट फार्मिंग एज अ सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके इतना इंटरेस्टिंग और कोई विषय हो ही नहीं सकता। ये मल्चिंग का एक एडवांटेज है, वीड्स नहीं होता है इसमें। हाँ, अभी वीड्स नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ तो ग्रो होता है बिकॉज देयर इज नथिंग ऑन दिस। करेक्ट। यू डोंट हैव टू डू एनी वीडिंग व्हाइल डूइंग द फार्मिंग। आप ये पपाई देखते हो तो ये फ्रूट्स समझो ह्यूमंस के लिए, पर ये पूरा पेड़ जो है, ये जो लीव्स है, जो ट्विग्स है, ये जो ट्रंक है, ये पूरा सॉइल में वापस चला जाता है और ये आपके जीव जंतु खाते हैं। तो एनी ट्री हैज़ 2 पार्ट्स। वन इज ये जो ह्यूमंस के लिए है, और ये पूरा जो बैक टू नेचर चला जाता है। तो ये खाद अपार्ट फ्रॉम वीड नहीं उगता। आपने जो कहा
ये खाद है मेन इनका खाना, ये ऑर्गेनिक मैटर है। ये आपका कार्बन, सॉइल में जो कार्बन है ये बढ़ाता है मल्चिंग। अभी इसका दूसरा फ़ायदा देखो, कल हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, तो जो बारिश हुई थी वो मल्च ने पूरा सोक कर लिया है। और जब बारिश नहीं होती, जैसे कि समर्स में फरवरी मार्च अप्रैल में जब बारिश नहीं होती, तब ये जो ड्रिप का लाइन है ये हम इसके ऊपर छोड़ते हैं और जो भी थोड़ा पानी होता है यहाँ से देते हैं। तो इससे वेटनेस और डैम्पनेस टिका रहता है, वाटर टिका रहता है सॉइल में। अगर समझो आप अर्थवर्म भी इधर डालेगा तो मे बी यू कैन हेसन दिस प्रॉपर, yes. है ना, जल्दी हो जाएगा, यू विल गेट द वर्मी कंपोस्ट। करेक्ट। तो ये मल्चिंग या आच्छादन जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक तो आपने कहा कि इस पे वीड नहीं आता, दूसरा ये खाद है जीवाणु के लिए, तो जीवाणु भी इसके अंदर बढ़ जाते हैं, चाहे वो अर्थवर्म्स हो या कोई भी जीवाणु हो। जैसे आपने दिखाया सब, करेक्ट, हम लोग देखा ना अभी। करेक्ट। तीसरा, जब पानी ज़्यादा है तो ये पानी खींच लेता है जब बारिश ज़्यादा होती है। चौथा, जब पानी कम पड़ता है, यदि आप उसके साथ अपना ड्रिप डाल के पानी डालते हो तो वेटनेस ज़्यादा देर टिका रहता है। तो मल्चिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसलिए ये एक बहुत बेसिक पिलर है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो जैसे मैंने आपको कहा 3-4 चीज़ें, एक देसी गाय का गोबर गोमूत्र, एक इंटरक्रॉपिंग करना, तीसरी मल्चिंग बहुत सारा करना। तो ये हम तीनों क्यूकम्बर, वाटरमेलन, सबके लिए मल्चिंग के लिए प्लास्टिक शीट यूज किया रहता है, कई जगह पे मैंने देखा है। बराबर। तो उसको वो प्लास्टिक शीट के बदले में ये ऐसा डालेगा तो इसे ओके। करेक्ट। तो प्लास्टिक का इल इफेक्ट्स हम सब जानते हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। और ये जो है ये नेचुरल मल्चिंग है। तो प्लास्टिक मल्चिंग हम तो अवॉइड करते हैं, बिल्कुल करते ही नहीं है। और इसमें भी अवेलेबल है, थिंग्स अवेलेबल है नो। व्हाट आई एम आस्किंग, बाकी लोग जो करते हैं फार्मर्स जिनके पास ये नहीं है, बट दे आर यूजिंग प्लास्टिक शीट्स, सो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक शीट आप ये रेकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कर सकते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के, एक लाइव मल्चिंग होता है और एक डेड मल्चिंग होता है। अच्छा। अभी ये डेड मल्च है, मतलब जो गन्ना चला गया मैंने उसका डाला है। पर यदि लाइव मल्चिंग आप यदि कोई भी तूर लगा दो, जो भी डाइकॉट से आप वो लगा दो, उनके पत्ते गिरते रहते हैं, जैसे तुअर है, तुअर के पत्ते गिरते हैं तो वो लाइव हो गया। तो आप वो भी काफी लगा सकते हो, न्यूट्रिशनल आल्सो, राइट, बिकॉज वो ग्रीन है, फिर उसका ग्रीन मैन्योरिंग हो रहा है। तो ये जो फार्म है ये 3 एकड़ का फार्म है। इस पे हमने करीबन 8 अलग क्रॉप्स लगाए थे। मूंग थी, उड़ीद थी, ड्रमस्टिक्स थे, सेंगी, उसके बाद अनार थे और पपई था। तो वो सब हमने हार्वेस्ट कर दिए। और अभी ये नींबू है, ये देसी नींबू है, इसको कागजी नींबू कहते हैं। तो ये क्रॉप है। और ये फार्म के हम बाउंड्री में हमने कंपाउंड ट्रीज लगाए। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंपाउंड ट्रीज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो विंड बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। जब समर्स में फरवरी मार्च अप्रैल में जब हीट बहुत स्ट्रांग रहता है, तब जो विंड रहती है वो आपका सॉइल में से मॉइस्चर लेके जाती है। तो अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम ये विंड को कैसे रोक सकते हैं। तो इसलिए हमने ये साइड पूरा, अगर आप देखते हो तो ये पूरा हमने सुरू का पेड़ लगाया है। सुरू या फिर ऑस्ट्रेलियन पाइन उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो पेड़ है ये बैंक स्ट्रेट ऊपर जाता है, करीबन 50-60 फीट जाता है और ये विंड्स को ब्लॉक करता है। उसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि इसमें बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, तो बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, उनका पॉपुलेशन बढ़ता है। इन इफेक्ट वो आपको पेस्ट मैनेजमेंट में बेनिफिशियल होते हैं। तो एक साइड पे हमने पूरा ये सुरू का ट्री या फिर ऑस्ट्रेलियन पाइन का ट्री लगाया है। और जो वो साइड है पूरा, तो हम कंपाउंड ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे। तो एक तरफ से हमने लगाया है सुरू का, और फिर ये एक साइड ऑफ द फार्म्स है, यहाँ पे हमने सब बैम्बू के पेड़ लगाए हैं। तो ये भी विंड बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। बैम्बू का एक मार्केट में एक वैल्यू भी होता है। तो ये करीबन 6-7 हज़ार पेड़ है और एक पूरा साइड फार्म का एक पूरा डायरेक्शन, एक पूरा बॉर्डर हमने बैम्बू से ही कवर किया है। इसको लगा के शायद मुझे लगता है 4 साल हुए हैं। छोटे से सैपलिंग्स लगाए थे, वहाँ से ये करीबन 20-30 फुट तक चले गए। तो बैम्बू भी अच्छा बैरियर या विंड बैरियर या कंपाउंड ट्री है। ऑस्ट्रेलियन पाइन भी अच्छे है और ये हमने लगाए हैं फार्म पे। उसका मूल उद्देश्य, जैसे मैंने कहा था, इज टू ब्लॉक विंड्स, इज टू क्रिएट अ माइक्रो क्लाइमेट इनसाइड द फार्म। अगर बाहर टेम्परेचर समर में 40-42 हो जाता है तो अंदर कम से कम 4-5 डिग्रीज का ड्रॉप होना चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य है कंपाउंड ट्रीज लगाने के लिए।
और ये एक पिलर है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। And you can sell this also after some time when it is 3-4 years. Now it is already 4 years, ना? इट इज़ 4 years. दिस हैज़ अ वेरी गुड वैल्यू। आप ये बेच भी सकते हो, मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। वैरायटी है पता है which? नहीं, हमने एक देसी वैरायटी लगाया था। बैम्बू में करीबन बहुत सारे वैरायटीज़ है। सिर्फ बैम्बू में ही एग्जीबिशन भरता है जहाँ पे लोग 100, 200, 1000 वैरायटी के अलग अलग बैम्बूज रखते हैं। तो उसमें से हमने जो फार्म के लिए चलेगा वो लगाया था और उसकी ग्रोथ अच्छी है। इसका मल्चिंग भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ये इतना लीफ, इतना फॉलियर सब गिर जाता है तो मल्चिंग भी अच्छा मिलता है सॉइल को, ऑर्गेनिक मैटर। तो अभी हमने आपको गाय का गोटा, गाय का शेड दिखाया। तो एक दूसरा प्रोजेक्ट जो हम फार्म पे इम्प्लीमेंट किया है वो है ये पानी का तालाब। अभी हमारी एरिया जो है, हमको बारिश बहुत कम गिरता है, ये ड्रॉट हिट बेल्ट है। तो जून जुलाई में जो ऑनकमिंग मानसून है वो बिल्कुल मिलते ही नहीं है। सिर्फ रिट्रीटिंग मानसून मिलते हैं अक्टूबर में, या फिर मैक्सिमम नवंबर तक बारिश 2-4 बारिश साल में हो जाते हैं। तो इसलिए पानी की कमतरता बहुत है यहाँ पे। और फिर जो भी बारिश हो रही है उसको वाटर हार्वेस्ट करने की ज़रूरत बहुत है। तो ये 1 एकड़ में हमने एक तालाब बनाया है। यहाँ पे ज़मीन थी, इसको सिर्फ 15 फीट नीचे हमने खुदाई की है और नीचे कोई प्लास्टिक लाइनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब बारिश होती है पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और ये हमको करीबन 3-4 महीने चल जाता है ये पानी, और फिर बाद में वापस ये पूरा खाली हो जाता है। तो अभी वाटर फार्मिंग में वाटर ये सबसे मेन चीज़ है। जो नस है खेती की वो पानी है, इसलिए पानी आपको पानी का अरेंजमेंट आपको करना चाहिए। अभी पानी के अरेंजमेंट में 2 चीज़ें हैं। एक तो पानी इकट्ठा कैसे करते हो, और दूसरी चीज़ आपको ऐसे क्रॉप्स लगाने चाहिए जिनका पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो। अगर यही पानी मैंने शुगर केन के लिए यूज़ किया तो ये शायद मुझे महीना, 1.5 महीना या 2 महीने में भी नहीं होगा। पर यही मैंने अगर दूसरे क्रॉप्स लिए जिनको पानी कम लगता है तो इसकी लाइफ बढ़ती है। अभी जहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे एक बुरी भी चीज़ है, क्योंकि ये जो ज़मीन थी मेरी, मैं यहाँ पे अभी खेती नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से मेरी टॉप सॉइल पूरी चली गई है। तो अगर आप इससे भी अच्छा पूछते हो कि इससे अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो वो फर्टाइल सॉइल्स है। यदि अपनी सॉइल में फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, सॉइल पूरी तरह से पोरस है, जब बारिश गिरती है तब बारिश सॉइल में से नीचे जाके वाटर टेबल में पानी हार्वेस्ट हो जाता है, और वो हार्वेस्टिंग सबसे बढ़िया है। तो यदि अपने खेत में सॉइल्स फर्टिलिटी ज़्यादा है, सॉइल्स अच्छे हैं, फर्टाइल है, तो ये करने की मुझे गरज भी नहीं पड़ेगी। द रियल फॉर्म ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज जब वो पानी वाटर टेबल में जाए और वाटर टेबल में इकट्ठा होए। पर अगर वो नहीं है तो फिर ये तो सही, करीबन ये तो स्टॉक है, ये करीबन 4 करोड़ लीटर पानी इस एरिया में इकट्ठा हो जाता है और ये हमको 3-4 महीने तक चला जाता है। पिछले 3 साल में बारिश अच्छी है, तो पानी है, रेनफॉल इतना अच्छा नहीं है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जिंजर कुकीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिंजर कुकीज़। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आने तक बाय।